जगमोहन एक फैक्ट्री में मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करता था। एक रोज माधवी, अपनी तीनों बेटियां जवान हो गई, अब हमें उनके हाथ पीले कर देने चाहिए। कह तो आप ठीक रहे हो जी, लेकिन अपनी बेटियों के लिए आखिर रिश्ता आएगा कहाँ से? उसकी चिंता तुम मत करो, मेरा दोस्त है ना किशोर, उसने पहाड़ों से एक रिश्ता बताया है। पहाड़ों से? लेकिन क्या अपनी बेटियां वहाँ रह पाएंगी? क्यों नहीं माधवी, और भूलो मत, हम भी रोजगार के लिए अपने पहाड़ छोड़कर यहाँ आए थे। अगर हमारी मजबूरी ना होती तो मैं भी कभी अपने पहाड़ छोड़कर शहर नहीं आता। और फिर चंबा और चंडीगढ़ में फासले कितना, कुछ घंटे का। तीनों भाई एक ही परिवार से हैं, अपनी बेटियां एक ही घर में जाएंगी तो हमेशा साथ रहेंगी। ठीक है जी, जैसा आपको ठीक लगे। जगमोहन कुछ ही दिनों में अपनी तीनों बेटियों की शादी कर देता है। माँ बाबा, हम तीनों को आपकी बहुत याद आएगी। बेटी, याद तो हमें भी तुम्हारी बहुत आएगी, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम दोनों हर 4 महीने में तुमसे मिलने तुम्हारे पहाड़ी ससुराल आते रहे। बस अब तुम तीनों अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाना और अपना ख्याल रखना। अपने माँ बाबा से विदा होकर वो तीनों अपने पहाड़ी ससुराल के लिए निकल जाती हैं। कई घंटे का सफर तय करके वो हिमाचल के चंबा में पहुंचती। हे भगवान, अभी तो दिन के 2 बज रहे हैं, तभी भी मेरी कपकपी छूट रही है। ये ठंड तो कुछ भी नहीं है बबीता, अभी तो तुम आने वाले दिनों में देखना कितनी ठंड पड़ती है। पहाड़ी इलाके में नहीं रही हो ना, इसीलिए तुम्हें अभी ठंड का एहसास नहीं है। जैसे तैसे पैदल वो पहाड़ चढ़ने लगती हैं, जिसमें उनकी सांस फूल जाती है। उनकी सास गायत्री और उसके तीनों बेटों को पहाड़ चढ़ने उतरने की आदत थी, लेकिन नई नवेली दुल्हनों को पहाड़ी चढ़ने में काफी दिक्कत आती। उफ, मेरी तो सांस फूल गई, बस अब मैं और नहीं चल सकती। ये क्या बहू, अभी से थक गई? अभी तो 3 किलोमीटर और चलना है। क्या 3 किलोमीटर? मुझे तो लगता है ऐसे पहाड़ चढ़ते चढ़ते तो हम जन्नत ही पहुंच जाएंगे। फिर जैसे तैसे वो तीनों अपने पहाड़ी ससुराल पहुंचती हैं, जहां उस गांव के सभी घर ईंट पत्थर के बने हुए थे, लेकिन उनका ससुराल लकड़ी का बना हुआ था। लकड़ी का घर देख वो कहती है, लकड़ी का घर? ऐसा घर तो मैं पहली बार देख रही हूँ। बहू, यहाँ पहाड़ी इलाकों में ज्यादातर लकड़ी के या मिट्टी के घर ही होते हैं। लकड़ी के घरों में रहने से हमें ज्यादा ठंड नहीं लगती। जैसे जैसे सूरज ढलता है तो ठंड और भी बढ़ जाती है, और अब तीनों बहुएं ठंड से कांपने लगती हैं। तभी उनकी सास उन तीनों को ठंड से बचाने के लिए पहाड़ी ऊनी कपड़े देती है, जिन्हें पहनकर वो कहती है, वाह माँ जी, हमें नहीं पता था ये पहाड़ी कपड़े इतने अच्छे होते हैं। हाँ, इनको पहनते ही हमें ठंड का एहसास ही नहीं हो रहा। हाँ, और इस पहाड़ी ड्रेस में हम सब कितने सुंदर भी लग रहे हैं। यही तो खासियत है हम पहाड़ियों की पोशाकों की। अगले दिन उन तीनों के पति ठंड में काम के लिए पहाड़ उतर कर जाते थे और शाम को पहाड़ चढ़कर घर लौटते, जिससे उन्हें लौटने में काफी समय लग जाता था। माँ जी, कितना समय हो गया, ये तीनों अभी तक घर नहीं लौटे। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है बहू, पहाड़ चढ़ने की वजह से उनको अक्सर देर हो जाती है। कई बार रात के 11 बजे तक भी वो लोग घर नहीं लौटते थे, जिस कारण तीनों बहनों को उनकी चिंता रहती। शुरू शुरू में जितना उन तीनों बहुओं को पहाड़ी इलाके में मजा आ रहा था, अब धीरे धीरे उन्हें पहाड़ों में घर होने की वजह से वहाँ की परेशानियों के बारे में भी पता चलने लगा था। इन पहाड़ों में रहना काफी मुश्किल हो रहा है। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, हमारी मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। तुम तीनों जानती हो ना, हम तीनों भाई बड़ी मुश्किल से फैक्ट्री में मजदूरी करके थोड़ा पैसे कमाते। ऐसे में शहरों में घर लेना हमारे बस की बात नहीं। अपने पतियों की बात सुनकर वो तीनों कुछ नहीं बोलती। अब वो सिलबट्टे पर मसाला बनाती और चूल्हे पर खाना। अगर हम सब अपने पतियों की कमाई पर निर्भर रहे तो फिर सब कुछ ठीक होने से रहा, क्योंकि उन तीनों की कमाई से तो घर ही चल पाता है। अब हम तीनों बहनों को मिलकर ही कुछ करना होगा। लेकिन क्या तुम दोनों को याद है शादी से पहले कैसे हम तीनों घर में छोटे छोटे जुगाड़ करते थे? उसी तरह हमें यहाँ पर भी जुगाड़ लगाना होगा। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो बहन, हमारे घर के आसपास कितने खेत है। अगर हम यहीं सब्जियां लगाएंगे तो हमें सब्जियों के लिए रोज यूं दूर दूर जाना नहीं होगा। अब वो तीनों अगले दिन से खेतों में खुदाई कर वहाँ सब्जियां उगाती हैं। एक रोज वो चूल्हे के लिए लकड़ियां लेने जंगल जाती हैं, जहाँ उन्हें पेड़ों पर अलग अलग तरह के फल दिखते हैं। यहाँ तो कितने तरह के फल है, ऐसे फल तो मैं पहली बार देख रही हूँ। वैसे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। वो क्या, अगर हम इन फलों को बाजार में ले जाकर बेचे तो इससे भी कुछ कमाई हो जाएगी। हाँ, ये विचार तो बहुत अच्छा है। कुछ दिनों में उनकी सब्जियां भी उगकर तैयार हो जाती हैं। अब वो बाजार में फल सब्जियां बेचने निकल पड़ती हैं, जहाँ पर उनकी सारी सब्जियां और फल बिक जाते हैं। फिर शाम को घर लौटकर जब वो पानी के लिए कुएं के पास जाती हैं, तो वहाँ उन्हें 2 भेड़ खड़ी नजर आती हैं।
लगता है ये दोनों भूखी हैं और इस गांव में तो ऐसी भेड़ किसी की नहीं है। शायद ये रास्ता भटक कर यहाँ पहुँच गई है। वो उन दोनों को अपने साथ घर ले आती है। ये तुम दोनों कहाँ से ले आई? ये हमें कुएं के पास मिली। लगता है इन दोनों को काफी भूख लगी है, इसीलिए हम इन्हें यहाँ ले आए। वैसे ये हमारे काफी काम आ सकती हैं। वो कैसे? हम इनकी रुई की मदद से सर्दियों के कपड़े जैसे स्वेटर और रजाई बनाकर बेच सकते हैं। और मेरे हाथ का हुनर तो तुम जानती हो, मैं कितनी अच्छी बुनाई जानती हूँ। अगर मैं ऊन लाकर स्वेटर और सर्दियों के कपड़ों की बुनाई करूँ तो भी हम कुछ कमाई कर सकते हैं। ये आइडिया सबको पसंद आता है। अब वो कुछ सब्जियों फलों के साथ साथ ऊन के स्वेटर, मफलर और बच्चों के कंबल भी बनाकर बेचने लगती हैं, जिससे अब उनकी थोड़ी बहुत कमाई होने लगती है। हम एक और जुगाड़ करके अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं। अगर इन पैसों से हम एक गाय खरीद लें और उसका दूध, घी, माखन बाजार में लाकर बेचें तो उससे भी आमदनी बढ़ जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा बहू। वाह, मेरी बहुएं बड़ी ही कमाल की जुगाड़ू हैं। तुम तीनों की वजह से हमारी गरीबी दूर हो रही है। अब वो तीनों गाय ले आती हैं, फिर उसका दूध और घी, माखन बनाकर बाजार में बेचने लगती हैं। अब जहाँ एक बहन फल सब्जियां बेचती तो दूसरी स्वेटर और ऊन के कपड़े और तीसरी दूध, मक्खन, घी। अब उनकी कमाई और भी ज्यादा बढ़ गई। एक रोज जब वो सब बाजार में होती हैं, तब वो देखो, वो आदमी लकड़ी का फर्नीचर कितने महंगे दाम में बेच रहा है, बेफालतू में भोले भाले पहाड़ियों को लूट रहा है। तुम ठीक कहती हो, लेकिन इस पूरे बाजार में फर्नीचर की और कोई दुकान नहीं है ना, इसलिए मुंह मांगे दाम मांग रहा है। वैसे क्यों ना हम एक और जुगाड़ लगाएं? तेरे दिमाग में वही तो नहीं पक रहा जो मैं सोच रही हूँ? कहीं तुम दोनों चंडीगढ़ में अपने पड़ोसी रामदीन काका से सीखे हुए लकड़ी के काम के बारे में तो नहीं सोच रही? बिल्कुल ठीक। अब से हम भी लकड़ी के फर्नीचर बनाकर बेचेंगे। अब अगले दिन वो लोग अपने पतियों से बड़े बड़े पेड़ की लकड़ी लाने को कहती हैं, जिसके बाद वो आंगन में बैठकर लकड़ी की कुर्सियां, टेबल बनाने लगती हैं और फिर कम दाम में बाजार में बेचने लगती हैं। इसी तरह दिन पर दिन बढ़ रहे जुगाड़ों की वजह से उनके पास अब कमाई और भी बढ़ने लगी। लेकिन एक रोज अचानक उनकी सास की तबीयत खराब हो गई। हे भगवान, माँ जी की तबीयत तो काफी खराब लग रही है। अब हम इन्हें इतनी दूर अस्पताल कैसे ले जाएं? अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं है। याद है जंगल में कितने सारे पेड़ पौधे लगे हुए? उनमें से मैं अभी जड़ी बूटियां तोड़कर लाती हूँ और माँ जी के लिए औषधि बनाती हूँ। अब वो इस तरह जंगल जाकर जड़ी बूटी तोड़कर लाती हैं और उसकी औषधि बनाकर अपनी सास को पिलाती हैं, जिससे वो पूरी तरह ठीक हो जाती है। चलो, आज माँ का बताया हुआ नुस्खा काम आया। लेकिन अगर हम इसी तरह जड़ी बूटियों की औषधि बनाकर बेचें तो यहाँ के लोगों को बार बार छोटी छोटी बीमारियों के लिए अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। अब वो औषधि बनाकर भी बेचने लगती हैं, जिससे अब आसपास के लोगों को छोटी मोटी बीमारियों के लिए दूर अस्पताल नहीं भागना पड़ता। मैं बड़ी ही खुशनसीब हूँ जो मुझे ऐसी होशियार बहुएं मिली हैं। आज तुम्हारे जुगाड़ के कारण हमारी माली हालत इतनी बेहतर हो गई है। हम भी खुशनसीब हैं जो हमें इतना अच्छा पहाड़ी ससुराल मिला। अब वो सभी एक साथ हंसी